नमस्कार, मैं मनु पवार। 2 साल पहले जब मैं बद्रीनाथ गया था तो वहाँ मास्टर प्लान के नाम पर जैसी तोड़फोड़ चल रही थी। बद्रीनाथ मंदिर के नीचे से पूरे वेग के साथ बहने वाली अलकनंदा नदी के किनारों तक को खुदाई से डिस्टर्ब किया गया। पूरे धाम को आधुनिक स्वरूप देने की जैसी कोशिशें चल रही हैं। उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और सच कहूँ तो देखकर अच्छा नहीं लग रहा था उस समय, क्योंकि हमारे ये हिमालय तीर्थ जिस स्वरूप में सदियों से हैं उसी मौलिक स्वरूप में बने रहें, ऐसा भला कौन नहीं चाहेगा। लेकिन मास्टर प्लान के नाम पर उन तीर्थों की तस्वीर बदलने की एक अलग ही सनक सवार है। जानकार लोग बता रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट इस बार देखने को मिला जब शायद पहली बार बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में बाढ़ आ गई। खुदाई से नदी का जो नेचुरल फ्लो था वो डिस्टर्ब हो गया। नदी में जो शिलाएं थी, जो चट्टानें थी, न जाने कितनी सदियों से थी वहाँ पे, उन्हें डिस्टर्ब किया गया। तो इसका प्रकोप इस बार बद्रीनाथ में देखने को मिला। जब मैं पिछली बार बद्रीनाथ गया था मास्टर प्लान को लेकर, तब मेरी कई लोगों से बातचीत भी हुई थी। उस बातचीत में मैंने पाया था कि जो स्थानीय लोग हैं, जिनका बद्रीनाथ धाम से आस्था के साथ साथ हक हकूक का नाता भी है, वो बड़े चिंतित थे। कम ही लोग ऐसे मिले जो कि उस पूरी एक्सरसाइज से खुश दिखे। हालांकि बाद में जब भी कभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी जो चकाचौंध है वो अलग होगी और हो सकता है कि उस चकाचौंध में ये सारी बातें लोग भूल जाएं जो आज हो रही हैं। जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हुआ, जैसे कि महाकाल कॉरिडोर में हुआ, या अयोध्या के मामले में हुआ। लेकिन अभी बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ और जब वहां लोगों ने बीजेपी को हरा दिया, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकारों से जब मैंने इस रिजल्ट पर बात की तो पता चला कि बद्रीनाथ धाम में जिस तरह से अंधाधुंध तोड़फोड़ की गई है, सरकारी मास्टर प्लान से जो लोकल लोग प्रभावित हुए हैं, उनके पुनर्वास और मुआवजे से जुड़े कई सवाल थे जो कि वहां जहां के तहां पड़े हुए थे। इसका गुस्सा भी लोगों ने बद्रीनाथ उपचुनाव में उतारा। ये उसी तरह का रिएक्शन माना जा रहा है जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में हुआ था, ऐसा कई जानकार मानते हैं। तो ये तो हुआ एक पहलू। लेकिन जिस मुद्दे पर मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं वो जुड़ा है उत्तराखंड के तीर्थों के मास्टर प्लान, या जिसे सरकारी भाषा में रीडेवलपमेंट प्लान भी कहा जा रहा है, उससे। मैंने एक कॉमन चीज नोटिस की। बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हेमकुंड साहिब हो, महासू देवता मंदिर हो, सभी जगह गुजरात से ताल्लुक रखने वाली कोई ना कोई कंपनी जरूर इन्वॉल्व है। चाहे वो आर्किटेक्चर डिजाइन का मामला हो या कंस्ट्रक्शन के काम का मामला हो, जो कंपनियां शामिल हैं उनका गुजरात कनेक्शन भी है। ये संयोग भी हो सकता है, कोई राजनीतिक प्रयोग भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि गुजरात की ये कंपनियां अव्वल दर्जे का काम करती हों, इसलिए तीर्थ स्थलों में चल रहे मास्टर प्लान के काम में उन्हीं को तवज्जो दी गई हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि रीडेवलपमेंट का प्लान इन्हीं कंपनियों के दिमाग की उपज हो और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का लाभ उठाकर ये प्रोजेक्ट हासिल कर लिए हों। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, इसे मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। लेकिन चूंकि एक कॉमन चीज मुझे इन सारे प्रोजेक्ट्स में नजर आई, इसलिए आपको बता रहा हूं। पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के काम की। मास्टर प्लान जिस आर्किटेक्चरल फर्म ने बनाया है उसका नाम है INI डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। ये इस कंपनी की वेबसाइट का इंटरफेस है जिसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी जिक्र है और कई तरह के प्रोजेक्ट्स के डिजाइन अपलोड किए गए हैं इस वेबसाइट में। इस कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर है, यानी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो अहमदाबाद में है। वेबसाइट देखकर पता चल रहा है कि ये कंपनी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल रही है। अब बात करते हैं केदारनाथ की। केदारनाथ धाम को मास्टर प्लान नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इसे नाम दिया गया है रीडेवलपमेंट प्लान, और यहाँ का मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी भी वही है जिसने बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनाया, यानी INI डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। जैसा मैंने पहले बताया,
इस कंपनी की वेबसाइट में आप एंटर करेंगे तो केदारनाथ में चल रहे रीडेवलपमेंट प्लान के एक से एक आकर्षक डिजाइन आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे बद्रीनाथ के प्रोजेक्ट के डिजाइन यहां पड़े हुए हैं। एक और बात, आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे बनाने का काम का शिलान्यास किया था। अखबारों ने इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले इस रोपवे की लंबाई करीब 9.7 किलोमीटर बताई गई है। इस प्रोजेक्ट को जो कंपनी बना रही है उसका नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इस कंपनी को उत्तराखंड में रोपवे का एक नहीं बल्कि उसके 2 प्रोजेक्ट्स मिले हैं। एक हो गया गौरीकुंड से केदारनाथ वाला और जिसकी लागत 1875 करोड़ है, और दूसरा हो गया गोविंद घाट से सिखों के तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब तक जिसकी लागत है 1738 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के 2 तीर्थ स्थलों तक रोपवे बनाने के लिए हजारों करोड़ के ठेके उठाने वाली इस कंपनी GR इंफ्रा की जब मैंने डिटेल खंगाली तो इसका कनेक्शन भी गुजरात ही निकला। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद में है। मैं फिर कह रहा हूं ये संयोग भी हो सकता है। हमारी धामी सरकार ने इन कंपनियों को काम दिया है तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया होगा, ऐसी उम्मीद तो है ही। मैं तो उसमें जा ही नहीं रहा हूं। मैं बाकी जो मतलब आपको निकालना है तो आप निकालने के स्वतंत्र हैं। लेकिन उत्तराखंड में तीर्थों की सूरत बदलने की जो सरकारी सनक है उसकी चपेट में अब हनोल का फेमस महासू देवता मंदिर भी आ गया है। यह मंदिर देहरादून जिले के जौनसार बावर इलाके में है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इस प्राचीन मंदिर के लिए भी सरकार मास्टर प्लान बना रही है, और दिलचस्प बात यह है कि उसका डिजाइन भी गुजरात की वही INI डिजाइन स्टूडियो ही बना रही है जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, हो सकता है कि INI डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो देश की सबसे शानदार काम करने वाली कंपनी हो, सबसे शानदार आर्किटेक्चर फर्म हो, लेकिन मैं तो बस उस संयोग की बात कर रहा हूं जिसका नाता गुजरात से जुड़ता है। लेकिन एक और खबर पढ़कर मेरा माथा फिर ठनका। खबर यह है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और महासू देवता मंदिर ही नहीं, उत्तराखंड सरकार ने तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए भी मास्टर प्लान की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से इस बात की पुष्टि होती है, यानी उत्तराखंड के चारों धामों को मॉडर्न लुक देने का बड़ा प्लान है। अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के मास्टर प्लान का ठेका किसको और कहां की कंपनी को जाएगा यह अभी साफ नहीं है, इसलिए मेरे लिए इसका अनुमान लगा पाना अभी ठीक नहीं है। लेकिन आप अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हैं और जैसा ट्रेंड दिख रहा है उसमें ज्यादा चांस ये है कि आपका अनुमान सही भी बैठ जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि उत्तराखंड के तीर्थों में कंस्ट्रक्शन आदि के काम में गुजरात की कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट एक संयोग भी हो सकता है। हो सकता है कि कई लोग इसे भी संयोग ही कहें, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि देश के दूसरे हिस्से में भी जहां जहां तीर्थों के रीडेवलपमेंट प्लान चलाए गए हैं या चलाए जा रहे हैं वहां कोई ना कोई गुजराती कंपनी जरूर इन्वॉल्व है। जैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या में टेंट सिटी बनाने का काम गुजरात की कंपनी प्रावेग लिमिटेड को दिया गया। वो शेयर बाजार में मालामाल हो गई, उसने अंधाधुंध मुनाफा भी कमाया। 2021 में अयोध्या में सफाई का काम भी एक गुजरात की कंपनी होम स्वच्छता कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। उज्जैन में जब महाकाल मंदिर का कॉरिडोर बनाया गया तो उसमें भी गुजरात के सूरत की MP बाबरिया नाम की कंपनी को मूर्तियां बनाने का ठेका मिला, जिस पर बाद में विवाद भी हुआ क्योंकि मूर्तियां पहले ही आंधी तूफान में गिर गई थी। यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इतने कम वोटों से क्यों जीते। BBC ने जब इसकी ग्राउंड से पड़ताल की तो पता चला कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वहां का जो कारोबार है वो गुजरातियों के हाथ में आ गया है।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों पर डेवलपमेंट के नाम पर जो काम चल रहे हैं उसमें गुजराती कंपनियों की मौजूदगी और अयोध्या से लेकर उज्जैन और बनारस जैसे तीर्थों में गुजराती कंपनियों के दबदबे का कोई आपसी कनेक्शन है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन जरा एक पल ठहर कर आप भी सोचिए कि क्या इतने सारे संयोग हो सकते हैं? जिन जिन धामों में डेवलपमेंट प्लान चल रहे हैं उनमें ज्यादातर ठेके सिर्फ एक ही राज्य की कंपनियों को कैसे मिल रहे हैं या कैसे मिल सकते हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।